बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। जैसा कि आपको पता है कि इस वीक में हमने डिस्कस किया सेल साइकिल के बारे में, माइटोसिस के बारे में जनरल हमने कुछ बातें की थी और फिर हमने डिस्कस किया था मियोसिस के बारे में। तो आज उसी पे ही यहाँ पे एक रिव्यू वीडियो है जो आपके लिए बनाई गई है। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इसके बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल के हमने देखा था दो फेजेस होते हैं, एक आ जाता है इंटरफेस और एक आ जाता है माइटोसिस या मियोसिस। ठीक हो गया। अगर हम किसी सेल की बात करें तो सेल में एक कंप्लीट साइकिल चलता है। ठीक हो गया। उस कंप्लीट साइकिल को कि वो कहाँ कैसे बड़ा होता है, कहाँ कहाँ से किन किन स्टेजेस से पास करता है और फिर एंड में क्या होता है उसके साथ। ठीक है, तो वो जो कंप्लीट एक साइकिल आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो हर आवर में अबाउट 1 मिलियन ऑफ सेल्स जो है हमारे क्या होते हैं, डाई होते हैं और नए 1 बिलियन सेल्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में। ठीक हो गया। और ये जो नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है इन्हें ये किसके थ्रू होती है, ये सेल डिवीजन के थ्रू होती है। ठीक हो गया। अब अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में सबसे बड़ा जो फेज़ आ जाता है दैट इज़ इंटरफेस। ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और G2 फेज़ पे आके ख़त्म हो रहा है। ये जो पूरा फेज़ है G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़, दिस इज़ अ कंप्लीट फेज़ ऑफ सेल, जो कि जैसे कि हम क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे। और इसके बाद सेल क्या हो जाता है, रेडी होता है डिवीजन के लिए, जिसे हम M फेज़ कहते हैं। वो माइटोसिस भी हो सकता है, वो मियोसिस भी हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मली अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल के 2 मेन फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरफेस, जो कि लॉन्ग फेज होता है सेल का। इसमें सेल ग्रोथ करता है, फिर सिंथेसिस होती है इसकी डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स की, और फिर G2 फेज की तरफ जाता है और उसके बाद इसमें डिवीजन हो जाती है। ठीक है। अब ये जो देखें यहाँ पे भी जैसे शो किया हुआ G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये आ जाते हैं इंटरफेस, लेकिन बाकी आ जाता है M फेज। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि G1 जो है वो गैप 1 फेज़ है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ फेज़ है। इसमें जो है वो सेल के अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, यहाँ पे ये साइड पे मेंशन भी किया हुआ है। फिर S फेज़ में सिंथेसिस होती है डीएनए की, प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशन होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसके साथ साथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है। और G2 फेज़ में जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो G2 जो गैप फेज़ है उसमें फर्दर सेल ग्रो करता है और अपने आप को रेडी कर लेता है किसके लिए, डिवीजन के लिए। और एट लास्ट जो M फेज़ होता है विच इज़ माइटोसिस या मियोसिस, उसमें क्या होता है, सेल के अंदर डिवीजन होती है। अब हमने डिस्कस किया था मियोसिस के बारे में। मियोसिस ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, सिंपली हम ये कहेंगे। ठीक हो गया। इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक हो गया। ये सेक्स सेल्स में होती हैं। ठीक हो गया। और अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसमें जो एक डिप्लॉयड सेल है ना, उसके अंदर 2 कॉपीज़ होती है क्रोमोसोम की। मियोसिस की अगर हम सिंपल सी बात ये करें ना कि मियोसिस जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक सेल के पास, जो डिप्लॉयड सेल है उसके पास 2 कॉपी होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक हो गया। वन फ्रॉम, एक कहाँ से आ रही होती है, ज़ाहिर है मदर से आ रही होती है, और दूसरी कहाँ से आ रही होती है, फादर से आ रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो एक एक कॉपी जो है वो पेरेंट की अपने पास रख लेते हैं, सिंपली अगर हम ये बात करें। ठीक हो गया। अब होता क्या है, मियोसिस की अगर हम बात करें, ज़ाहिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सेस इन्वॉल्व होती है, सेक्स सेल्स में होती है। ठीक हो गया। जाइगोट की भी फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है जैसे हम ये कहते हैं, और हायर प्लांट्स में क्या होता है, गैमेट की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा, अब मियोसिस के 2 मेन स्टेप्स आ जाते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि एक पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल कंटेन करता है, वो डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में जिनके पास हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मियोसिस के स्टेजेस की बात करें, मियोसिस 1 के जो स्टेजेस हैं वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज 1। और याद रखिएगा प्रोफेज के भी फर्दर स्टेजेस हैं जिनको हम नाम दिया हुआ है, लिप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायगोनेसिस। लेकिन इस लेवल पे आप अगर सिर्फ जनरली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बारे में जान लें तो ये इट्स गुड फॉर यू। बाकी डिटेल इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह 9th में जाके डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले जो
होमोलोगस रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। डीएनए इज एक्सचेंज बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो दो क्रोमोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, उनका डीएनए जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, एकदम से ये चीज़ नहीं होती। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट लिया जाता है? सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है ना उनकी पेयरिंग होती है, ठीक हो गया। रेप्लिकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, उनकी कॉपी बनती है, ठीक हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के बाद क्या होता है? साइनेप्सिस के बाद सिंपली जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है, वो दोनों अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। और पार्ट्स एक्सचेंज करने के बाद क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरी की तरफ चल जाता है, दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट एक की तरफ आ जाता है, ठीक हो गया। ओके जी। फिर इसके बाद आ जाता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक हो गया। और एक और चीज़ भी आ जाती है कि फिर वहाँ पे ये चीज़ें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स से पहले ही, या हम सिंपली ये कहेंगे कि क्रॉसिंग ओवर से पहले जितनी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह थी वो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो क्रोमोसोम्स है ना, तो क्रोमोसोम्स का पार्ट जो है वो अलग-अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक पार्ट जो है यहाँ से डिटेच होकर इसकी तरफ आ जाता है, इसका पार्ट जहाँ से डिटेच होकर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। और ये आ जाता है फर्स्ट जो स्टेप प्रोफेज 1 है उसमें ये होता है, ठीक है। यानी कि क्रोमोसोम के सेगमेंट्स जो हैं वो अलग होते हैं और दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक हो गया। क्रोमोटिड्स की अगर हम बात करें, ओके। फिर आ जाता है साइनेप्सिस, तो ऑब्वियसली होगी। साइनेप्सिस के रिजल्ट में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और फिर उनमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं। और यहाँ पे आपको डायग्राम से नज़र आ रही है कि क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मेटाफेज की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेप आ जाता है मेटाफेज। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो उसके बाद सेंट्रियोल्स जो है उनकी भी कॉपी की फॉर्मेशन होती है, और सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स रिलीज होते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? वो स्पिंडल फाइबर्स एलोंगेट करते हैं। अब यहाँ पे स्टेप आ जाता है मेटाफेज। जब वो स्पिंडल फाइबर्स एलोंगेट करके एक दूसरे के करीब आते हैं, ज़ाहिर है ऑपोजिट पोल पे जब मूव करते हैं, ऑपोजिट पोल पे मूव करने के बाद वो एलोंगेट करके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और एज अ रिजल्ट ये जो क्रोमोसोम्स थे ना, इनको अपने दरमियान में क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं, और अरेंज बिल्कुल सेंटर में अरेंज करके एक इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब एनाफेज थर्ड फेज़ आ जाएगा। एनाफेज में क्या होगा? वही जो इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी ना, उसके दरमियान से क्रोमाटिड से जो है वो डिवीजन हो जाएगी, ठीक हो गया। और एज अ रिजल्ट जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं वो क्या करते हैं? अपने अपने जो हाफ ऑफ डिटेच क्रोमोसोम्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, ये क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये 4 क्रोमोसोम्स थे मेन होमोलोगस। तो ये सेंट्रियोल्स ने क्या किया? इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स एक पोल की तरफ जाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स दूसरे पोल की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। अब टीलोफेज की बात करते हैं। टीलोफेज जो है वो लास्ट फेज आ जाता है मियोसिस 1 का। इसमें क्या होता है? जब क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ पहुँच जाते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाते हैं, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जितना भी न्यूक्लियर एनवेलप था वो वापस से आ जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक हो गया। और एज अ रिजल्ट ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन होने लग जाएगी। यहाँ पे क्लीवेज होगी, आपको नज़र आ रहा है जो आउटर लेयर है ना उसकी इनवर्ड मूवमेंट होगी थी। वो इनवर्ड मूव इसलिए करती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों सेल्स को सेपरेट कर दे, ठीक हो गया। क्लीवेज फॉर्मेशन होती है और एज अ रिजल्ट दोनों सेल्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जनरली अगर हमें देखें तो यहाँ हमें फिगर्स समझ आ रही है कि क्या होगा, किस तरह से सेंट्रियोल अपनी कॉपी बनाएगा, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, इधर यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपनी कॉपी बनाएंगे। क्रोमोसोम्स की कॉपी बनने के बाद उनके अंदर साइनेप्सिस होगी, साइनेप्सिस के बाद उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर के बाद मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होगी। मेटाफेजिक प्लेट के बाद एनाफेज में वो मेटाफेजिक प्लेट टूट जाएगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स रिमूव हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं मियोसिस 2 की। अब यही जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं ये फर्दर मूव करेंगे मियोसिस 2 की तरफ। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ठीक है। अब प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में उसी तरह से सिर्फ 2 काम नहीं होंगे। साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर जो मियोसिस 1 में हुई थी वो यहाँ पे नहीं होगी, बाकी सारा काम बिल्कुल वैसे ही होगा। सेंट्रियोल्स की, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होगी, सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। और उसी तरह से
सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होगी। और साथ ही ये देखें एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, स्टार लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफिजिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेटाफेज 1 में हुआ था। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं एलोंगेट करते हैं, इतना एलोंगेट करते हैं कि वो एक दूसरे के सामने जो है वो दोनों स्पिंडल फाइबर्स आपस में जुड़ जाते हैं और बीच में क्रोमोसोम्स को एक प्लेट की फॉर्म में यूँ अरेंज कर देते हैं, जैसे इक्वेटोरियल प्लेट नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एनाफेज की तरफ आ जाते हैं। एनाफेज में इसी इक्वेटोरियल प्लेट की वजह से मदद से, अब ये देखें, ये जो आपको डायग्राम बताएगी ये असल में एक रियल सेल की डायग्राम बताएगी ये, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मेटाफिजिक प्लेट टूटेगी, हाफ क्रोमोसोम पार्ट एक तरफ जाएगा, हाफ क्रोमोसोम का पार्ट दूसरी तरफ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट आखिर में आ जाएगा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में उसी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दोबारा से बनने लग जाएगा, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स जो है वो पहले कॉइल्ड थे अनकॉइल्ड हो जाएंगे, ठीक हो गया। और एज अ रिज़ल्ट जो साइटोकाइनेसिस है, ब्रेक डाउन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी। और ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अंदर 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ये एक ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट अब ये देखें यहाँ पे इसके अंदर लाइन से समझ आ रही है, अब ये डिवाइड होगा, ये 2 में डिवाइड होगा, ये 2 में डिवाइड होगा। एज अ रिज़ल्ट 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये मेन सेल्स थे प्रोफेज 2 में जो 2 सेल्स आए थे, ठीक है। दोनों में सबसे पहले मेटाफिजिक प्लेट बनेगी, फिर एनाफेज में जाएंगे, दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे जाएंगे और टीलोफेज में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, सॉरी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। वही बात है, कहाँ से सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्रोमोसोम्स सेंट्रियोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो जाती है, साइनेप्सिस हो जाती है, मेटाफिजिक प्लेट बन जाएगी, एनाफेज में वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, टीलोफेज हो जाएगा। फिर इस टीलोफेज के बाद ये 2 डॉटर सेल्स है, इन डॉटर सेल्स में अपनी अपनी जगह पे क्या हुआ, उसी तरह से प्रोसेस चला। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे सेंट्रियोल्स की पेयरिंग होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, मेटाफिजिक प्लेट बनेगी, मेटाफिजिक प्लेट टूटेगी, एनाफेज में क्या होगा, एक दूसरे से डिस्टेंस पे जाएंगे। जब वो डिस्टेंस पे जाएंगे तो ऑब्वियसली स्पिंडल फाइबर्स दोबारा से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स का काम क्या होता है, वो सिर्फ क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच के लाता है सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स की मदद से। जब उसने खींच लिया, काम ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, टीलोफेज में फाइनली जो है वो सेल कंप्लीट कर देगा अपना जितना भी प्रोसेस था, मतलब न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो रीअपीयर हो जाएगी, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर हो जाएंगे और एट लास्ट साइटोप्लाज्म जो अंदर लेयर साइटोप्लाज्म होगी, आउटर बाउंड्री होगी, वो क्या होगी, इनवर्ड मूव करेगी थोड़ी सी और एज अ रिज़ल्ट वो कम्प्लीटली एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन होगी और फाइनली एक जो मेन सेल था पेरेंट सेल वो डिवाइड हो जाएगा 4 डॉटर सेल में। होपफुली आपको क्लियर होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।